नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 26 अक्टूबर सन 2025। आज छठ पूजा महापर्व का दूसरा दिन है और इस दिन खरना मनाया जाता है। धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं। सबसे पहले आज की सुर्खियां। 1 नवंबर को केवल इन्हीं महिलाओं को मिलेगा लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ। बैंक खातों में आएंगे सीधे 2100 रुपए। हिसार हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने विकसित की गेहूं की नई किस्म WH1402 खासियतों से भरपूर देगी बम्पर पैदावार, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा SSC ने CET करेक्शन पोर्टल की तारीख बढ़ाई, अब 28 अक्टूबर तक सुधार करने का है मौका। हरियाणा में गरीब परिवारों को घर मिलना होगा आसान, शहरी कॉलोनियों में आरक्षित होंगे प्लाट व मकान। सरकारी नौकरी अपडेट। इसरो में 10वीं पास के लिए निकली भर्ती, एज लिमिट 35 साल, सैलरी 90,000 से अधिक। हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अब पेंशन में मिलेगा वेतन वृद्धि का लाभ। CTET 2026 के लिए जारी हुआ नोटिस, 8 फरवरी को होने जा रही है परीक्षा, बताएंगे पूरी अपडेट। पोस्ट ऑफिस RD के जरिए आसानी से तैयार होगा बड़ा फंड, इस पर 6.7% सालाना ब्याज मिल रहा है। एकलव्य मॉडल स्कूल में 7,267 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी, अब 28 अक्टूबर तक करें अप्लाई। एक्टर सतीश शाह का निधन, किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। टीवी शो सारा भाई वर्सेस सारा भाई से फेमस हुए थे। और भारत ने तीसरा वनडे 9 विकेट से जीता। रोहित शर्मा ने 121 और विराट कोहली ने 74 रन बनाए। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में मौसम में बदलाव तेजी से हो रहा है। प्रदूषण बढ़ने के साथ ही रात का तापमान भी नीचे आया है। प्रदेश में महेंद्रगढ़ जिला में रात सबसे ठंडी रही। यहाँ का न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसी प्रकार एयर क्वालिटी इंडेक्स में नारनौल प्रदेश में सबसे साफ शहर भी रहा। वहाँ का AQI 63 रहा। उधर बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बनता नजर आ रहा है। 27 अक्टूबर को इसके चक्रवात में तब्दील होने की संभावना जताई गई है। IMD का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बना दबाव का क्षेत्र तूफान में बदल जाएगा, जिसमें 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इससे आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, ओडिशा और तेलंगाना में भारी बारिश हो सकती है। मछुआरों को 25 से 27 अक्टूबर के बीच समुद्र पर न जाने की सलाह दी गई है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में 27 अक्टूबर को एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसका असर दिल्ली, NCR और हरियाणा पर पड़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 27 अक्टूबर की शाम से ही बादल छाने शुरू हो जाएंगे और कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। ये सिलसिला 28 अक्टूबर की सुबह तक जारी रहेगा। हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं के खाते में आने वाले 2100 रुपए का इंतजार बहुत जल्द खत्म होने जा रहा है। इस योजना के तहत 23 अक्टूबर तक करीब 5,30,000 पात्र महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। 25 अक्टूबर तक जिन महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया होगा या फॉर्म भर दिया गया होगा, उन सभी के खाते में हरियाणा दिवस यानी 1 नवम्बर को 2100 रुपए की धनराशि सीधे उनके अकाउंट में आएगी। मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर व मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि वे पात्र महिलाओं तक जल्द से जल्द पहुंचे और घर घर जाकर महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करेंगे। सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था में ग्राम सचिव और पटवारी की मदद भी लें। ये भी फैसला लिया गया है कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए शनिवार व रविवार को भी संबंधित अधिकारी व कर्मचारी अपने अपने स्टेशनों पर उपलब्ध रहेंगे। हरियाणा सरकार के मुताबिक लाडो लक्ष्मी योजना की तकरीबन 20 लाख पात्र महिलाएं हैं। विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि रजिस्ट्रेशन का कार्य आगे भी जारी रहेगा, मगर जिन महिलाओं ने 25 अक्टूबर तक ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, उन्हें 1 नवंबर को उनके खाते में सीधे 2100 रुपए की धनराशि पहुंच जाएगी। हरियाणा के शहरी इलाकों में गरीब परिवारों के खुद के घर का सपना साकार करने की दिशा में प्रदेश सरकार ने एक नई पहल की शुरुआत की है। इस संबंध में सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी AWS के लिए प्लाट और फ्लैट आरक्षित करने के लिए पॉलिसी में बदलाव कर दिया है। नई पॉलिसी के तहत अब प्रत्येक कॉलोनी में 20% प्लाट और 15% मकान गरीबों के लिए आरक्षित रहेंगे। AWS कोटे के तहत आरक्षित रखे गए प्लाट 50 से लेकर 125 वर्ग मीटर साइज के होंगे और इसी तरह इस वर्ग के लिए फ्लैट का साइज 200 से लेकर 400 वर्ग फीट तय किया गया है। इतना ही नहीं, प्लाट और मकान की दरें भी तय कर दी गई हैं। AWS प्लाट की कीमत 600 रुपए प्रति वर्ग मीटर और फ्लैट्स की कीमत 1.5 लाख रुपए या 750 रुपए प्रति वर्ग फीट की दर पर उपलब्ध होंगे। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि नई नीति का उद्देश्य एक पारदर्शी और आर्थिक रूप से कमजोर हर परिवार को सम्मानजनक आवास उपलब्ध करवाना है। विभाग आवंटन प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन और आवेदकों की स्क्रीनिंग करेगा तथा फिर लॉटरी
लॉटरी के माध्यम से पात्र व्यक्तियों को चयनित करेगा। EWS कोटे से मिला मकान की बेचने या ट्रांसफर करने पर 5 साल तक रोक लगेगी। यदि कोई व्यक्ति नियमों की अवहेलना करता है तो उस पर 100% जुर्माना लगाया जाएगा। जितनी कीमत पर घर मिला था, जुर्माने में उतने ही पैसे देने होंगे। ऐसे मामलों में आवंटन भी रद्द किया जा सकता है। वहीं विभाग द्वारा इन मकानों को किराए पर भी देने की योजना बनाई गई है। यदि किसी कॉलोनी में 2 बार के प्रयासों के बावजूद भी EWS लाभार्थी नहीं मिलते हैं तो तीसरी बार ये मकान हरियाणा में जनरल श्रेणी के लोगों को खुले ई-ऑक्शन के माध्यम से बेच दिए जाएंगे। हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है। यदि किसी भी सरकारी कर्मचारी की रिटायरमेंट के अगले ही महीने वार्षिक वेतन वृद्धि यानी कि इंक्रीमेंट दे है तो इसका लाभ भी पेंशन में मिलेगा। 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को 1 जुलाई या 1 जनवरी को मिलने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ पेंशन की गणना में दिया जाएगा। यह वृद्धि केवल पेंशन की गणना के उद्देश्य से ही होगी, अन्य सेवानिवृत्ति लाभों जैसे ग्रेजुटी के लिए मान्य नहीं होगी। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। हरियाणा प्रदेश में हर महीने हजारों सरकारी कर्मचारी रिटायर होते हैं। इसके मद्देनजर तय किया गया है कि यदि रिटायरमेंट किसी महीने की 30 या 31 तारीख को हो रही है और अगले महीने से वेतन वृद्धि दे है तो उस स्थिति में पेंशन में इसका लाभ 1 तारीख से मिलेगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSA की तरफ से करेक्शन पोर्टल खोला गया है। यह पोर्टल 17 अक्टूबर को शुरू हुआ था और इसकी अंतिम तारीख 24 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई थी। इस अवधि के दौरान उम्मीदवार अपने आरक्षित श्रेणी के सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते थे, पर इसके लिए आयोग द्वारा शर्त रखी गई थी कि सर्टिफिकेट की कट ऑफ डेट 14 जून 2025 तक या फिर उससे पहले की होनी चाहिए। उम्मीदवारों के लिए एक खुशखबरी देखने को मिल रही है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से करेक्शन पोर्टल की अंतिम डेट को बढ़ा दिया गया है। अब ये पोर्टल 28 अक्टूबर 2025 तक खुला रहेगा। सभी उम्मीदवार ध्यान दें कि ये सुधार करने का लास्ट चांस है, कोई भी अतिरिक्त समय इसके बाद नहीं दिया जाएगा। इसे लेकर खुद अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने इस बारे में जानकारी दी है। चेयरमैन ने कहा है कि ये करेक्शन पोर्टल सिर्फ और सिर्फ SC, OBC और EWS कैंडिडेट के अभ्यर्थियों के लिए खोला गया है। ये अभ्यर्थी जो SC, OBC और EWS कैटेगरी से आते हैं और उन्होंने सर्टिफिकेट न होने के कारण फॉर्म जनरल कैटेगरी में भरा था, ऐसे अभ्यर्थियों को अवसर दिया गया है कि वे अपने ओरिजिनल कैटेगरी में अप्लाई कर सकें। ये करेक्शन पोर्टल जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए नहीं है। हरियाणा में किसानों के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है। हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने उच्च उत्पादकता वाली गेहूं की एक नई किस्म यानी WH1402 विकसित की है। गेहूं की इस नई किस्म के बीज के वितरण और प्रचार प्रसार के लिए यूनिवर्सिटी ने टोहाना स्थित श्री संत सीड्स LLP के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस खास मौके पर HAU कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने गेहूं की नई किस्म विकसित करने वाले कृषि वैज्ञानिकों की पूरी टीम को बधाई दी। बिजाई का उपयुक्त समय की बात करें तो इस किस्म के लिए अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से लेकर नवंबर के पहला सप्ताह तक है। वहीं पकने की अवधि की बात करें तो लगभग 147 दिन में ये फसल पक जाती है। उपज एवं दाना की बात करें तो इसकी बालियां लंबी होती हैं और दाना मोटा होता है। गिरने की संभावना की बात करें तो इस किस्म की ऊंचाई लगभग 100 सेंटीमीटर होने के कारण तेज हवाओं में इसके गिरने की संभावना बहुत कम होती है। ये किस्म पौष्टिकता की दृष्टि से भी उत्तम बताई गई है, जिसमें 11.3% प्रोटीन, 37.6 ppm लोह और 37.8 ppm जिंक पाया गया है। इससे हरियाणा और आसपास के किसानों को अधिक पैदावार और बेहतर पोषण वाली गेहूं की किस्म का लाभ मिल सकेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE की तरफ से CTET परीक्षा के बारे में एक जरूरी नोटिस जारी किया गया है। जारी किए गए नोटिस के मुताबिक केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी CTET का 21वां संस्करण 8 फरवरी 2026 यानी रविवार को आयोजित होगा। यह परीक्षा देश के 132 शहरों में 20 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों शामिल रहेंगे। CTET फरवरी 2026 की परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन या विस्तृत सूचना जल्द ही उपलब्ध करवाई जाएगी। इसमें आपको पाठ्यक्रम, पात्रता मानदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा केंद्र और जरूरी तिथियां जैसी जानकारी शामिल होगी। उम्मीदवार CTET.nic.in पर जाकर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाएंगे। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सभी उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए आवेदन कर पाएंगे। आमतौर पर यह परीक्षा दिसंबर में आयोजित की जाती है, मगर इस बार यह परीक्षा फरवरी में आयोजित होने जा रही है। यह परीक्षा साल में 2 बार यानी जुलाई और दिसंबर के महीने में आयोजित होती है। CBSE आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के साथ ही रजिस्ट्रेशन लिंक एक्टिव कर देगा। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट CTET.nic.in के माध्यम से आवेदन कर पाएंगे।
हरियाणा कांग्रेस के दो दिग्गज कुमारी शैलजा व रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स यानी एसपीआई की रिपोर्ट का हवाला देकर कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार व मुख्यमंत्री पर बड़ा हमला बोला है। कुमारी शैलजा ने कहा है कि सरकार अधिकारियों पर नियंत्रण खो चुकी है, जिससे कि अपराधी निरंकुश हो चुके हैं। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सत्ता के नशे में चूर नायब सरकार ने हरियाणा गैंगस्टरों व माफियाओं के हवाले कर दिया है। भाजपा ने हरियाणा को अपराध का लेबोरेटरी बना दिया है। हम पीड़ितों के साथ खड़े हैं और उन्हें न्याय अवश्य दिलाएंगे। वहीं सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि सरकार भले ही विकास की बात कर रही हो, परंतु हकीकत में प्रदेश में जंगल राज है। अधिकारी न तो सरकार की सुन रहे हैं और न ही जनता की। अपराधियों को खाकी का कोई खौफ नहीं है। प्रदेश में रोजाना हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, बलात्कार जैसी वारदातें सरेआम हो रही है। सारे अपराधों की जड़ यानी नशे का धंधा भी फैल रहा है। हरियाणा में सरकार सोई हुई है। केंद्र सरकार की एसपीआई रिपोर्ट में हरियाणा देश के सबसे असुरक्षित राज्यों में शामिल है। प्रदेश में अपराध बड़ी तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं और अपराधी बेखौफ हैं। अपराध रोकने पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है और पुलिस पर भी सरकार का नियंत्रण खत्म हो चुका है। लेकिन जब जनता शोर मचाती है तो मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक दावा करते हैं कि अपराध नियंत्रण में है और अगर कोई कानून तोड़ेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। अब हालात ये हैं कि प्रदेश में रोजाना हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, बलात्कार जैसी वारदातें सरेआम हो रही है। सोनीपत के खरखोदा में दिन दहाड़े बीते दिन सरेआम 12 गोलियां मारकर पिता पुत्र की हत्या कर दी गई और पुलिस बाद में पहले की तरह लकीर पीटने में लगी रही। इतना ही नहीं, प्रदेश में रोजाना काफी लोग लापता हो रहे हैं। उनका आंकड़ा बहुत चिंताजनक है। सिर्फ इस साल जनवरी से मार्च 2025 तक की बात करें तो प्रदेश से 4100 लोग लापता हुए हैं और 1000 से अधिक लोगों का अपहरण हुआ है। और बड़ी संख्या में ऐसे मामले भी होते हैं जो न तो थानों तक पहुंचते हैं और न ही कहीं रिपोर्ट में दर्ज होते हैं। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम ने नारनौल अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। टीम ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हर्षाली चौधरी की अदालत में चार्जशीट दाखिल की। मामला साल 2014 का है, जब राव कांग्रेस सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। उस समय आरोप लगा था कि पलवल क्षेत्र में 30 एकड़ जमीन की CLU यानी कि चेंज ऑफ लैंड यूज मंजूरी के लिए 30 से 50 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी। इस मामले में रुपए की डिमांड का एक स्टिंग ऑपरेशन धर्मेंद्र नामक व्यक्ति ने किया था, जिसकी सीडी बाद में जांच का हिस्सा बनी। मामले की शिकायत लोकायुक्त हरियाणा को दी गई थी। लोकायुक्त की रिपोर्ट के आधार पर राज्य के तत्कालीन मुख्य सचिव ने मामले को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को सौंप दिया था। इसके बाद 29 जनवरी साल 2016 को ACB गुरुग्राम थाना में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत FIR दर्ज की गई थी। जांच पूरी होने के बाद अब 23 अक्टूबर 2025 को ACB ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। बता दें कि राव नरेंद्र सिंह को हाल ही में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। अब जिला के साथ साथ प्रदेश की राजनीति में भी चर्चा शुरू हो गई है। उस वक्त इस सीडी कांड में तत्कालीन हेल्थ मिनिस्टर राव नरेंद्र सिंह के अलावा तत्कालीन संसदीय सचिव विनोद भयाना और रामकिशन फौजी और तत्कालीन विधायक जर्नैल सिंह, नरेश सेलवाल और रामनिवास घोडेला के नाम सामने आए थे। सभी पर आरोप था कि इन्होंने जमीन की CLU दिलवाने के नाम पर पैसे मांगे। लंबे समय तक मामला ठंडे बस्ते में पड़ा रहा, लेकिन अब लोकल कोर्ट में चार्जशीट के बाद हलचल बढ़ गई है। हरियाणा के नारनौल में DC कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि देवउठनी 11 पर सामाजिक प्रथा के रूप में बाल विवाह होने का अंदेशा बना रहता है, जो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत कानूनी अपराध है। DC ने चेतावनी दी है कि बाल विवाह में शामिल सभी व्यक्तियों व संस्थानों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। DC ने बताया कि इस अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम आयु की लड़की और 21 वर्ष से कम आयु के लड़के को नाबालिग माना जाता है। यदि कम आयु में विवाह किया जाता है तो यह संज्ञेय और गैर जमानती अपराध भी है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बाल विवाह करवाता है, उसको बढ़ावा देता है या फिर उसकी सहायता करता है तो उसे 2 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान हो सकता है। उन्होंने विवाह में सेवा देने वाले टेंट, हलवाई, पंडित, कैटरर्स और प्रिंटिंग प्रेस वालों से भी आह्वान किया है कि वे ऐसे किसी भी विवाह कार्यक्रम में शामिल न हो और न ही अपनी सेवाएं दे, अन्यथा उनके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सरकार ने जुलाई सितंबर के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है, यानी आपको पहले जितना ही ब्याज मिलता रहेगा। ऐसे में अगर आप RD बनाने का प्लान बना रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस RD आपके लिए सही रह सकती है। इस पर 6.70% सालाना ब्याज मिल रहा है। इससे 5 साल तक हर महीने 2000 रुपए जमा करने पर 1,43,000 रुपए का एक मुश्त फंड भी तैयार कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि RD बड़ी बचत में आपकी मदद कर सकती है। आप इसमें हर महीने सैलरी आने पर एक निश्चित रकम डालते
जमाते रहें और 5 साल बाद मैच्योर होने पर आपके हाथ में एक बड़ी रकम होगी। घर के गुल्लक में पैसे जमा करने पर भले ही आपको ब्याज नहीं मिले, लेकिन यहाँ पैसे जमा करने पर आपको ब्याज भी मोटी मिलती है। पोस्ट ऑफिस आरडी में अगर आप 1000 रुपए प्रति महीने की रकम इन्वेस्ट करते हैं तो 6.7% सालाना ब्याज दर के हिसाब से 5 साल बाद मैच्योर होने पर यह लगभग 71,000 रुपए हो जाएंगे। आरडी पर लोन सुविधा भी मिलती है, यानी बीच में पैसों की जरूरत पड़ने पर आप बिना आरडी तुड़वाए इस पर लोन भी ले सकते हैं। इसमें पर्सनल लोन की तुलना में कम ब्याज पर लोन मिलता है। पोस्ट ऑफिस की 5 साल वाली आरडी में अगर आप लगातार 12 किस्त जमा कर लेते हैं तो आप लोन की सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। 1 साल बाद आप अपने अकाउंट में जमा राशि का 50% तक का लोन ले सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बढ़िया है जो जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। अभी 6.7% सालाना ब्याज ऑफर हो रहा है जो कि कंपाउंड के साथ बढ़ता है। बैंक के सेविंग अकाउंट में कहीं बेहतर रिटर्न है। आप 100 रुपए से शुरू कर सकते हैं और ऊपर की कोई लिमिट नहीं है। अपनी जेब के हिसाब से राशि चुन सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद ने टेक्नीशियन बी और फार्मासिस्ट ए के पदों के लिए भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट careers.ssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो टेक्नीशियन बी के लिए 10वीं पास व ITI की डिग्री होनी चाहिए। वहीं फार्मासिस्ट ए के लिए फार्मेसी में फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष तय की गई है। आयु की गणना 13 नवंबर 2025 के अनुसार की जाएगी। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। सभी वर्गों के उम्मीदवारों को 500 रुपए फीस देनी होगी, लेकिन उसके बाद सामान्य, OBC और EWS उम्मीदवारों को परीक्षा होने के बाद 400 रुपए वापस कर दिए जाएंगे। वहीं अन्य उम्मीदवार सभी के 500 रुपए लौटा दिए जाएंगे। सैलरी की बात करें तो टेक्नीशियन बी के लिए 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए प्रति माह मिलेगी। तो वहीं फार्मासिस्ट ए के लिए 29,200 रुपए से लेकर 92,300 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों में टीचिंग और नॉन टीचिंग के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। अब उम्मीदवार 28 अक्टूबर तक ऑफिशियल वेबसाइट nesth.tribal.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रिंसिपल के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड के साथ मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। वहीं 8 से 12 साल का अनुभव भी मांगा गया है। वहीं पीजीटी के लिए बीएड के साथ मास्टर डिग्री व 8 से 12 साल का अनुभव मांगा गया है। टीजीटी के पदों की बात करें तो संबंधित विषय में बैचलर डिग्री के साथ बीएड और सीटेट पास होना चाहिए। साथ ही हॉस्टल वार्डन के लिए किसी भी विषय में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। वहीं महिला स्टाफ के लिए नर्सिंग में BSc या समकक्ष डिग्री मांगी गई है। अकाउंटेंट के लिए कॉमर्स या अकाउंट्स में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। तो वहीं क्लर्क के लिए टाइपिंग स्किल के साथ 12वीं पास होना चाहिए। लैब अटेंडेंट के पदों के लिए उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से साइंस विषय के साथ 10वीं या 12वीं पास होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 55 साल अलग अलग पोस्ट वाइज तय की गई है। लास्ट डेट 28 अक्टूबर 2025 है। अगर आप ओप्पो के 30 से 35,000 रुपए की रेंज में एक नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो ओप्पो ने भारत में एक नया स्मार्टफोन ओप्पो F31 Pro Plus लॉन्च किया है। फोन मार्केट में आते ही अपनी स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी को लेकर सुर्खियां बटोर रहा है। सबसे पहले बात डिजाइन की करते हैं तो ओप्पो F31 Pro में 360 डिग्री आर्मर बॉडी दी गई है जो कि मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन के साथ आती है। एक यूजर के अनुसार इसे उछाला गया, फेंका गया, लेकिन फ्रेम और डिस्प्ले पर कोई खरोंच तक नहीं आई। वाटर प्रूफिंग के लिए इसे IP69, 68 और IP66 रेटिंग मिली है। शावर में टेस्ट किया गया लेकिन फोन को कुछ नहीं हुआ। कंपनी का दावा है कि यह पानी, चाय, कॉफी जैसे 18 तरह के लिक्विड से सुरक्षित है। फोन में AM04 एल्यूमिनियम अलाई फ्रेम और डायमंड कट कैमरा रिंग मिलता है। ये जेस्टोन ब्लू, हिमालयन व्हाइट और फेस्टिवल पिंक कलर में आता है। फोन में ग्रिप अच्छी है लेकिन सिंगल हैंड में थोड़ा भारी लग सकता है। डिस्प्ले की बात करें तो फोन में 2800 गुना 1280 रेजोल्यूशन मिलता है जो कि 6.8 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले के साथ आता है। स्क्रीन साइज औसत से कुछ बड़ा है। स्क्रॉलिंग में काफी स्मूथ है और डिस्प्ले में हर तरह के रंग पंचे नजर आते हैं। स्क्रीन सभी कलर्स को इनहांस करके दिखाती है जिससे कि फोटोज, वीडियो और ग्राफिक्स अट्रैक्टिव लगते हैं। मोबाइल से जूम करके खींची गई फोटोज का रिजल्ट ज्यादा सही नहीं रहा। फोटो में पिक्सल फट रहे थे और यहाँ तक कि AI बूस्ट ने भी सही से काम नहीं किया। रियर कैमरा दिन में वाइब्रेंट फोटो देता है, धूप छांव को अच्छे से बैलेंस भी करता है, लेकिन रात की फोटो में रंग फीके और टेक्स्ट की रीडेबिलिटी कमजोर नजर आती है। आधे घंटे के गेम प्ले में वर्क परफॉर्मेंस ठीक ठाक रही, लेकिन इस प्राइस रेंज में और बेहतर की उम्मीद थी। कंपनी 72 महीने लैग फ्री परफॉर्मेंस का दावा भी करती है। ये कंपनी के F सीरीज का पहला स्मार्टफोन है जो 7000 mAh बड़ी बैटरी के साथ आता है। इसमें 30 मिनट तक ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो स्ट्रीम करने पर बैटरी मात्र 2% कम हुई। स्मार्टफोन बाईपास चार्जिंग टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करता है, यानी कि जो हैवी परफॉर्मेंस या गेमिंग के दौरान बैटरी की जगह सीधे डिवाइस को पावर सप्लाई देती है और इससे फोन हीट नहीं होता है। ओप्पो स्मार्टफोन में 5 साल की बैटरी हेल्थ देने का कंपनी दावा करती है। ओप्पो F31 Pro Plus
80 वाट सुपर वूक फास्ट चार्जिंग तकनीक के साथ लैस है। टेस्टिंग के दौरान इसने फोन को 20% से लेकर 100% फुल चार्ज करने के लिए 57 मिनट का समय लिया। मोबाइल रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट भी करता है, यानी जिससे कि आप ईयरबड्स या स्मार्टफोन भी चार्ज कर सकते हैं। कुल मिलाकर Oppo F31 Pro Plus मजबूत डिजाइन और पावरफुल बैटरी के लिए अच्छा है। अगर आप रफ यूज करते रहे या फिर लंबा बैकअप चाहते हैं तो ये ठीक रहेगा, लेकिन गेमिंग और कैमरा में एक कीमत में थोड़ा पीछे रह जाता है। इसके 8GB रैम वेरिएंट की कीमत 32,999 रुपए और 12GB प्लस रैम वेरिएंट की कीमत 34,999 रुपए है। आपकी जरूरतों के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा फोन लेना है। सोने की कीमत एक हफ्ते में 9,356 रुपए घटकर 1,21,518 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। 17 अक्टूबर को इसकी कीमत 1,30,874 रुपए के अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई थी। वहीं 24 अक्टूबर को सोने की कीमत 1,836 रुपए की गिरावट हुई है। इससे पहले गुरुवार को इसके दाम 1,23,354 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वहीं चांदी की बात करें तो इसमें 4,417 रुपए की गिरावट देखने को मिली है और 1,47,033 रुपए प्रति किलोग्राम बिकी है। यह अपने स्तर से 31,067 रुपए सस्ती हुई है। सोने की कीमतों में 3% GST, मेकिंग चार्ज, ज्वेलर्स मार्जिन शामिल नहीं होता है, इसलिए शहरों के रेट्स इससे अलग होते हैं। कई बैंक गोल्ड लोन के रेट भी तय करने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। 22 कैरेट सोने का दाम 1,11,310 और 18 कैरेट का दाम 91,139 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। बता दें कि दिवाली जैसे फेस्टिवल के बाद इंडिया में सोने चांदी की खरीदारी का सिलसिला थम गया। इससे सोना चांदी की डिमांड में कमी आई है। सोना चांदी को सेफ हेवन भी माना जाता है, यानी मुश्किल वक्त में लोग इन्हें खरीदते हैं। ग्लोबल टेंशन के कम होने से इसमें गिरावट नजर आई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। इसी तरह सुबह सवेरे हरियाणा की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। नमस्कार।